हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं आपके द्वारा कमेंट किया गया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक GSTR2 के रिकन्सिलेशन। टैली द्वारा ERP9 में GSTR2 का रिकन्सिलेशन कैसे किया जाता है, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से कि आपको लगेगा ये तो बहुत ही चुटकियों का काम है। सो आज के हम इस वीडियो के अंदर ये सीखने वाले हैं। साथ में हम खाली यही नहीं सीखेंगे, जैसा कि आपको पता है मैं थ्योरेटिकल एवं प्रैक्टिकल दोनों से खाता हूँ। तो आज के हम इस वीडियो में काफ़ी अच्छी थ्योरी भी लेके आए और साथ में प्रैक्टिकल भी। सो बहुत सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आते हैं, खाली GSTR2 को रिकन्सिलेशन करना नहीं होता, बल्कि उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हमने फेस करना होता है। तो उनके सॉल्यूशन कैसे निकाले जाएंगे, जैसे कि GSTR2A की ITC और GSTR3B में मिसमैच होने के कारण क्या है, बेसिकली 2A और 3B इन दोनों में मिसमैच होने का कारण क्या है, सारा इस पर डिस्कस करेंगे। साथ में हम सीखेंगे कंप्लीट डिटेल ऑफ 110% और 120% का जो ITC का जो प्रोविज़न है उसके बारे में कम्प्लीटली सीखने वाले हैं। साथ में अगर कोई बिल GSTR2 में नहीं दिख रहा पर मेरी बुक्स में है, तो क्या मुझे उसकी ITC क्लेम करनी चाहिए या नहीं, और भी बहुत सी हैं इन्फॉर्मेशन जो आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे हुए वीडियो को शुरुआत करते और टाइम वेस्ट नहीं करते, आपका और मेरा दोनों का नहीं। तो चलिए समझते हैं आज की वीडियो में, इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक को हमने कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ GSTR2A एंड हाउ टू फाइल दिस रिटर्न। GSTR2A क्या होता है और इस रिटर्न को कैसे फाइल किया जाता है, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। देन हम देखेंगे व्हेन वी रिक्वायर टू चेक आर GSTR2A डाटा। GSTR2A डाटा हमें देखने की कब जरूरत पड़ती है और क्यों जरूरत पड़ती है, ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा। थर्ड हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर मिसमैच इन GSTR2A एंड 3B डाटा। देखिए, एक 2A और एक 3B। 3B में हम ITC को क्लेम करते हैं और 2A जो है, जो कि हम GSTR1 हमारे सप्लायर द्वारा फाइल किया जाता है, उसका डाटा हमारे 2A में रिफ्लेक्ट होता है। तो जो हमने ITC क्लेम की है और जो डाटा हमारे उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है 2A के अंदर, उन दोनों में वेरिएंस होने के रीज़न क्या हैं। 3B में हम ITC जो है वो सेल्फ डिक्लेयर करके सेल्फ डिक्लेरेशन द्वारा हम ITC को क्लेम करते हैं, और 2A के अंदर क्या होता है, जिनसे हम माल और सर्विस को परचेज करते हैं वही डाटा वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो इन दोनों में मिसमैच होने के रीज़न क्या है वो सीखने वाले हैं। साथ में व्हाट शुड वी डू इफ़ ITC अवेलेबल इन बुक बट नॉट इन GSTR2A। अगर मेरी बुक्स में ITC अवेलेबल है बट 2A में नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मेरे को क्या करना चाहिए उस परिस्थिति में, वो सीखने वाले हैं। व्हाट शुड वी डू इफ़ ITC अवेलेबल इन पोर्टल बट नॉट इन आवर बुक्स। पोर्टल पे तो GSTR2A दिख रहा है, GSTR2 में ITC है, पर मेरी बुक्स में वो ITC नहीं है। तो इस केस में मैं उस ITC का क्या करूँ, क्या मुझे क्लेम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द न्यू रूल 36 सब क्लोज 4 ऑन प्रोविजनल ITC। 110% और 120% का जो न्यू रूल है, रूल 36 सब रूल 4, उसमें क्या नया है और क्या किस तरीके से मेरे को उसके साथ डील करना चाहिए, क्या मुझे क्लेम करना चाहिए, क्या मुझे नहीं क्लेम करना चाहिए, इसके बारे में फोकस करने वाले हैं। और क्या होता है ये रूल, इसके बारे में फोकस करने वाले हैं। शुड वी क्लेम ITC ऑफ मिसिंग इनवॉइस इन GSTR2A। अगर 2A में कोई मेरा इनवॉइस अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या मुझे उसकी ITC को क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लास्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ द बिग रिलीफ इन रूल 36 सब रूल 4 ऑफ CGST एक्ट। इस रूल में कौन सा बिग रिलीफ आया है कोरोना वायरस के चलते हुए और लॉकडाउन के चलते हुए, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, खाली GSTR2A का रिकन्सिलेशन नहीं लेके आया हूँ। मेरी आदत है कि मैं एक एक छोटे टॉपिक पे वीडियो ना बनाऊँ, एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी नॉलेज मिले। सो वीडियो को शुरुआत करते हैं फटाफट से और सारी चीज़ों पर हम फोकस करते हैं। सो पहली पॉइंट, व्हाट इज़ GSTR2A। GSTR2A एक्चुअली है क्या, तो डिस्कस कर लेते हैं। GSTR2A इज ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न। ये एक ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न है। ऑटो पॉपुलेट मतलब अपने आप जो तैयार होती है, जो डाटा अपने आप कलेक्ट करती है। कैसे करती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देयर इज नो नीड टू फाइल GSTR2A रिटर्न। GSTR2A रिटर्न को हम फाइल नहीं करते, ना ही यहाँ पर फाइल करने की कोई ज़रूरत है। GSTR2A को फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, GSTR2A is auto populated data based on what our supplier file in their GSTR1 and enter B2B transaction detail। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें, नंबर एक what our supplier आर GSTR1 में जो फाइल कर रहे हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा, एंटर B2B ट्रांजेक्शन डिटेल्स। कभी भी हमारे 2A में वही ITC रिफ्लेक्ट होगी, वही इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होंगे जो हमारे सप्लायर ने B2B की तरह ट्रीट किए हैं, क्योंकि B2C के अंदर किसी भी तरीके की डिटेल फिल नहीं की जाती है, कम्युलेटिव अमाउंट फिल की जाती है, साथ में स्टेट फिल किया जाता है, साथ में टैक्स स्लैब को फिल किया जाता है। वहाँ पे कभी भी किसी पार्टी का GSTN नंबर नहीं डाला जाता है
तो जो B2B वाले ट्रांजैक्शन की जो डिटेल उसने फिल की होगी वही मेरे, अगर उस B2B वाले डिटेल के अंदर अगर मेरा GSTN नंबर होगा तो मेरे GSTR 2 में रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें, एक मेरा सप्लायर GSTR 1 में क्या डाटा फिल कर रहा है, या रिटर्न जो फाइल करेगा वो 2 में रिफ्लेक्ट होगी। दूसरा, अगर उसने मुझे B2B में ट्रीट करा होगा तो वो रिफ्लेक्ट होगी, अदरवाइज नहीं रिफ्लेक्ट होगी। B2B में ट्रीट कैसे करेगा, जब हम उसे अपना प्रॉपर GSTN नंबर देंगे, या फिर जो आपके पास परचेज आप इनवॉइस लेके आओ उसके ऊपर आपको सबसे पहला जो काम होता है अकाउंटेंट का देखने का वो होता है कि उसका इनवॉइस नंबर उसके ऊपर मेंशन है कि नहीं है। अगर इनवॉइस नंबर मेंशन नहीं है, आपने वो इनवॉइस चढ़ा लिया, तो फिर भी वो आपके यहाँ पे GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होने वाली है ITC। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने इनवॉइस के ऊपर अपना GSTN नंबर जरूर चेक करें। When we require to check our GSTR 2A डाटा, GSTR 2A डाटा को हमें देखने की कब जरूरत पड़ती है? एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आर GSTR 3B रिटर्न, जब हम GSTR 3B को रिटर्न फाइल करते हैं तो पहले हमें 2A का डाटा चेक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि GSTR 1 की डेट क्या होती है, 10 तारीख या 11 तारीख, और 3B की डेट क्या होती है, 20 तारीख, 22 तारीख या 24 तारीख, स्टेट वाइज है। तो जब सामने वाला GSTR 1 10 तारीख को फाइल कर देगा तो जो मेरी GSTR 3B की डेट आएगी 20 तारीख या 22 तारीख या 24 तारीख, तब तक वो मेरे 2A में रिफ्लेक्ट हो चुका होगा अगर उसने रिटर्न फाइल की होगी तो। मेरे को 3B की रिटर्न फाइल करते समय चेक करना होता है 2A, और क्यों करना चाहिए, वी शुड चेक आर GSTR 2A बिकॉज ऑफ प्रॉपर ITC अवेलमेंट, जिससे कि मैं एक प्रॉपर ITC को क्लेम कर सकूँ। जिससे कि अगर मैं 10 रुपये ITC क्लेम कर रहा हूँ, अगर 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है 10 रुपये या 8 रुपये हो रहा है या 5 रुपये हो रहा है, तो वो किन कारणों से कम हो रहा है, उसका क्या रीज़न है, इन सब रीज़नों को पता लगाते हुए एक मैं सही ITC को क्लेम कर सकूँ। तो 2A को देखने का ये हमारा पर्पस होता है। कब देखा जाता है? 3B की रिटर्न को फाइल करते समय, मंथली बेस पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज द रीज़न ऑफ मिसमैचिंग इन GSTR 2A डाटा एंड GSTR 3B डाटा। देखिए 3B के अंदर हमने जो सेल्फ डिक्लेयर ITC क्लेम कर ली, 2A के अंदर जो सप्लायर ने रिटर्न फाइल किया अपने GSTR 1 वो ऑटो पॉपुलेट आके होके आ गया यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सो देयर इज नंबर ऑफ रीजन फॉर मिसमैचिंग द डाटा। यहाँ पर बहुत सारी रीजन है डाटा मिसमैच होने के। वी कैटेगराइज द सेम इन 2 कैटेगरी मेंशन बिलो। हमने इसको 2 कैटेगरी में डिफाइन किया है, वो बिल्कुल सिंपल से तरीके से आपको पता लग जाएगा और आपके लिए GSTR 2 रिकंसिलेशन बहुत ही आसान काम हो जाएगा। सो उसमें कोई टफ टास्क नहीं है। पहला हमने कैटेगरी क्या डिवाइस की है, ITC। देखिए 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो ITC मेरी बुक में अवेलेबल हो रही है पर पोर्टल पे नहीं है। ये पहला रीज़न हो गया, ITC अवेलेबल इन आर बुक्स बट नॉट इन GSTR 2A। पहला रीज़न ये हो गया, मेरी बुक में तो ITC है पर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। और दूसरा रीज़न क्या होगा, दूसरा रीज़न भी बहुत सिंपल सा है, ITC अवेलेबल इन पोर्टल, दैट मीन्स 2A में तो रिफ्लेक्ट हो रही है ITC बट मेरी बुक्स में नहीं है। इसके अलावा तीसरा रीज़न तो हो ही नहीं सकता। पहला रीज़न मेरी बुक्स में ITC है पर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, दूसरा रीज़न 2A में तो ITC रिफ्लेक्ट हो रही है पर मेरी बुक्स में नहीं है। तो इन दोनों में मुझे किस तरीके से ट्रीट करना होता है, किस तरीके से मुझे ITC क्लेम करनी होती है, ये सारा वीडियो का आज का डिस्कशन होने वाला है। पहला रीज़न, ITC अवेलेबल इन आर बुक्स बट नॉट इन GSTR 2A। बुक में तो ITC अवेलेबल है पर 2A में ITC नहीं है। इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? तो देखिए बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, इट मे बी दैट स्टिल सप्लायर डिडंट फाइल हिज GSTR 1 रिटर्न। हो सकता है कि जिससे आपने माल को परचेज किया उसने अभी तक रिटर्न को फाइल ही ना किया हो। पहला रीज़न क्या हो सकता है कि जिससे आपने माल को परचेज किया है हो सकता है अभी तक उसने रिटर्न को फाइल ही नहीं किया हो। ये आपका पहला रीज़न हो गया, ठीक है। दूसरा रीज़न, इट मे बी दैट सप्लायर इज स्मॉल टैक्स पेयर एंड ही इज फाइलिंग रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस। हो सकता है आप मंथली रिटर्न फाइल करने वाले हो पर जिससे आपने माल को खरीदा है वो हो सकता है क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने वाला। इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, इनके ट्रीटमेंट पे भी डिस्कस करेंगे, कैसे आपको ITC क्लेम करनी हो क्या नहीं। जितने ये रीज़न मैं लिख रहा हूँ इनके आपको ट्रीटमेंट भी बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। इट मे बी दैट सप्लायर इज स्मॉल टैक्स पेयर एंड इज फाइलिंग रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस। हो सकता है कि आपका जिससे आपने माल खरीदा है वो एक छोटा व्यापारी हो, 1.5 करोड़ से कम का उसका टर्नओवर हो, वो क्वार्टरली बेसिस पे अपने रिटर्न को फाइल करता हो। इट मे बी दैट सप्लायर एंटर रॉन्ग GSTN नंबर। हो सकता है कि सप्लायर ने रिटर्न तो फाइल कर दी है पर उसने गलत GSTN नंबर डाल दिया है। इस केस में भी आप सप्लायर एंटर रॉन्ग योर इनवॉइस अंडर B2C ट्रांजैक्शन इंस्टीड ऑफ B2B ट्रांजैक्शन। हो सकता है सप्लायर ने आपको B2C की तरह डील कर लिया हो, B2B की तरह डील ना किया हो सकता है कि जो इस अकाउंटेंट जो उसकी अकाउंटिंग को कर रहा है उसने आपका GSTN नंबर फिल ही नहीं किया हो। फिल नहीं किया तो क्या होगा, B2B के अंदर गया नहीं, वो B2C के अंदर चला गया, या आपने GSTN नंबर उसको दिया नहीं, या उसने लिखा नहीं, लिखा तो उसने गलत लिखा। ये सारे रीज़न हो सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न जो है वो क्या है, इट मे बी दैट सप्लायर एंटर रॉन्ग डिटेल ऑफ इनवॉइसेज, इनवॉइस एंटर बट अमाउंट इज नॉट मैचिंग। हो सकता है सप्लायर ने सही GSTN नंबर डाला, सब कुछ सही डाला पर
उसमें अमाउंट मिसमैच हो गई हो। आपको उसने 100 रुपये का माल दिया, हो सकता है उसने अपने यहाँ पे 110 का चला लिया हो, या उसने इनवॉइस को रिवाइज कर दिया हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो आपके 2A में वो डाटा मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट, इट मे बी दैट वी आर क्लेमिंग ITC ऑफ रॉन्ग इनवॉइस और डुप्लीकेट इनवॉइस। हो सकता है कि आपने ड्रॉर में से इनवॉइस एक निकाला जिसकी ITC आप पहले से ही ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो और आपने उसके ऊपर पोस्टेड का साइन भी नहीं लगाया और गलती से आप उसकी दोबारा से ITC क्लेम करने लग जाओ, तो डुप्लीकेट ITC आप क्लेम करने लग जाओ, तो ये भी हो सकता है कि आपके 2A में वो रिफ्लेक्ट होगा नहीं, क्योंकि वो तो पिछले महीने के 2A में रिफ्लेक्ट हो गया होगा, तो इस महीने वो रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं कि आपकी बुक्स में तो ITC अवेलेबल है पर 2A पे नहीं होगी। फटाफट से समझ लेते हैं। पहला रीज़न कि GSTR 1 उसने फाइल ही ना की हो सप्लायर ने। दूसरा रीज़न कि वो स्मॉल टैक्स पेयर हो और वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता हो। तीसरा रीज़न कि सप्लायर ने रॉन्ग GSTR नंबर आपको फिल कर दिया हो। चौथा रीज़न, इनवॉइसेस अंडर B2C ट्रांजेक्शन इंस्टीड ऑफ B2B ट्रांजेक्शन। सप्लायर ने आपके इनवॉइसेस को B2C ट्रांजेक्शन में डाल दी हो, B2B की जगह उसने B2C में डाल दी हो। इट मे बी दैट सप्लायर एंटर रॉन्ग डिटेल ऑफ इनवॉइसेस, उसने अमाउंट गलत डाल दी हो, सो अमाउंट मिसमैच हो जाएगी वहाँ पे। एंड द लास्ट वन इज, इट मे बी दैट वी आर क्लेमिंग ITC ऑफ रॉन्ग इनवॉइसेस और डुप्लीकेट इनवॉइस। हो सकता है हम ही गलत इनवॉइस की ITC को क्लेम कर रहे हो सकता है कि भाई आपके पास जो इनवॉइस आया हो आप उसकी ITC उसमें डाल रहे हो, पर वो इनवॉइस आपका रिवाइज कर दिया हो, पर आपसे गलती के पास नया इनवॉइस आपके पास ना आया, पुरानी इनवॉइस की ITC को क्लेम करो, ये भी रीज़न हो सकता है। सेकंड कैटेगरी, ITC अवेलेबल इन पोर्टल बट नॉट इन आवर बुक्स। पोर्टल पे तो ITC रिफ्लेक्ट हो रही है पर मेरी बुक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में भी 3 रीज़न हमने यहाँ पे लिए हैं। इट मे बी दैट इनवॉइस इज मिसिंग बाय अस एंड वी आर नॉट एंटर द सेम इन आवर बुक्स। हो सकता है कि आपके पास इनवॉइस मिस हो गया हो और आपने अपनी बुक के अंदर उसको एंटर ना किया हो, तो वो 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। आपने अपनी बुक्स में एंटर नहीं किया पर वो 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा क्योंकि आपने अपनी बुक्स में एंटर नहीं किया उसको। कई बार उनसे इनवॉइस खो जाते हैं या स्टोर में ही रह गए, परचेज डिपार्टमेंट तक पहुँचे नहीं, अकाउंट डिपार्टमेंट तक पहुँचे नहीं, तो इस केस में भी 2A आपकी जो है वो मिसमैच हो जाता है। नेक्स्ट, इट मे बी दैट ITC इज नॉट रिलेटेड टू अस, रॉन्ग इनवॉइस एंटर्ड ऑन आर GST नंबर। हो सकता है किसी सप्लायर ने, जो कि हमारा सप्लायर नहीं है, उसने अपना GSTR 1 में हमारा GSTR नंबर डाल दिया और कई बार सेम नाम की पार्टी होने के मारे GSTR नंबर भी गलत हो जाता है, तो हो सकता है कि रॉन्ग इनवॉइस की ITC हमारे 2A में रिफ्लेक्ट हो रही हो, तो इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा? एंड द लास्ट वन इज, समटाइम्स वी फाउंड दैट बैंक फाइल देयर रिटर्न and ITC of bank charges are shown in our GSTR 2A and we don't have the invoices of the same। कई बार क्या होता है, बैंक चार्जेस जो लगते हैं, RTGS चार्जेस है, बैंक चार्जेस है, बैंक इंटरेस्ट नहीं होती है इसके अंदर, बैंक चार्जेस जिस पे बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड करा रही होती है, उस तरीके के जितने चार्जेस होते हैं उसके ऊपर हमें ITC बैंक इनवॉइस इशू करती है, पर वो इनवॉइस कई बार क्योंकि बैंक इनवॉइस आपको देने नहीं आती तो वो उसकी 2A में रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। तो उस केस में आपको इनवॉइस कैसे कलेक्ट करना और कैसे उसकी ITC को क्लेम करनी है, ये सारे आज के हमारे डिस्कशन होंगे। ये प्रॉब्लम्स है और इन्हीं के सॉल्यूशन भी आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम GST पोर्टल पर चलते हैं, वहाँ पर हम टैली में रिकनसाइल करना सीखते हैं, देन हम इन पॉइंट्स के ऊपर आएंगे और इनके सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए GST पोर्टल के ऊपर चलते हैं। GST पोर्टल पे आ गए, यहाँ पर मैं लॉगिन करूँगा। 2A को कैसे हमने डाउनलोड करना है और कैसे टैली सॉफ्टवेयर में उसको मैच करना है, इन सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ITC 110% और 120% का प्रोविज़न क्या है, और अगर इनकेस आपने ज़्यादा ITC क्लेम कर ली तो किस तरीके से आपके पास नोटिस आने वाला है और क्या आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो इन सब पॉइंट के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लॉगिन करने के बाद हम कंटिन्यू टू डैशबोर्ड जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने 2A को कैसे डाउनलोड करना है। फाइल रिटर्न पे आओगे, फाइल रिटर्न पे आने के बाद हम यहाँ पे फरवरी का मंथ का GSTR 2A जो हम मैच करने वाले हैं, फरवरी करके हम सर्च करेंगे। देन डाउनलोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे तो जनरेट JSON फाइल होगा और जनरेट एक्सेल फाइल होगा। हम यहाँ पे JSON फाइल करेंगे। देखिए बहुत से तरीके होते हैं, लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से रिकनसाइल करते हैं। कुछ लोग टैली से एक्सेल में फाइल को एक्सपोर्ट कर लेते हैं और साथ में यहाँ से एक्सेल की फाइल को एक्सपोर्ट कर लेते हैं और दोनों में फ़िल्टर लगा देते हैं, और वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, मेरे को वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो हम जनरेट JSON फाइल करेंगे। हो सकता है कि आपने JSON फाइल को पहले से जनरेट किया हो। अगर आप कुछ समय बाद दोबारा से अपने रिकनसाइल कर रहे हैं तो आप GSTR 1 पे दोबारा से क्लिक करके उसको नया अपडेटेड जनरेट करें। अगर आपने अभी रिटर्न कभी आधे घंटे पहले अगर आपने इसको जनरेट कर लिया तो कोई इशू नहीं, आप इसी को डाउनलोड कर लो। अगर आपने 10-5 दिन पहले इसको जनरेट किया था और आप दोबारा से रिकनसाइल करने आ रहे हो तो उसको दोबारा से क्लिक कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, टू जनरेट द लेटेस्ट फाइल क्लिक ऑन द सेड बटन अगेन। आप इस पर अगेन क्लिक कर सकते हो, पर मैंने अभी डाउनलोड करा 15/5 मतलब आज की तारीख 12:30 बजे डाउनलोड किया था,
तो मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दूंगा और वो फाइल मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। फाइल को डाउनलोड होने के बाद मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा और डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। हमेशा हर महीने का आपको फ़ोल्डर अलग बनाना चाहिए, जितनी भी जीएसटी रिटर्न होती है आप अलग फ़ोल्डर बनाओ। मैंने यहाँ पे GSTR 2A का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे GSTR 2A का फ़ोल्डर है। यहाँ पे मैं इसको जो है एक्सट्रैक्ट कर दूंगा और इसको ओके कर दूंगा और ये फाइल जो है GSTR 2A फोल्डर के ऊपर पहुंच गई होगी। अब हम इसको मिनिमाइज़ कर लेंगे। देन अब हम आएंगे टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर आने के बाद मैंने सेलेक्ट कंपनी करना है और मैंने कंपनी जहाँ पे मैंने चलानी है उस कंपनी को मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। ओके, अब जो हमने इसको क्या आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले में आएंगे। डिस्प्ले में आने के बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एंड जीएसटी के अंदर हम आएंगे GSTR 2 के अंदर। GSTR 2 के अंदर हम आएंगे तो देखिए यहाँ पर अभी GSTR 2 जब हमने ओपन करा तो यहाँ पे दिखा रहा है B2B इन्वॉइसेस 20 इन्वॉइसेस ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि मंथ को आपने चेंज कर लेना। जिस मंथ का आपने डाउनलोड करा है उसी मंथ को आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपकी फाइल यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। तो हमने मंथ चेंज कर लिया, फरवरी का मंथ है हमारे पास। यहाँ पर मेरे को 20 ट्रांजेक्शन दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड चीज़ देखिए यहाँ पे राइट हैंड पे आप आओगे तो एक नीचे सिंगल लाइन है, मतलब ऑल्ट के साथ हमने प्रेस करना है व्यू स्टेटस वाइज। हम इसे ऑल्ट ए कर लेते हैं और ऑल्ट F1 करके आप डिटेल कर सकते हो। सो यहाँ पर देखिए अभी भी कुछ भी अभी तक हमने यहाँ पे कोई JSON फाइल को रिकनसाइल नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही चीज़ दिखा रहा है, अवेलेबल ओनली इन बुक्स। क्या दिखा रहा है यहाँ पर? अवेलेबल ओनली इन बुक्स। तो यहाँ पर अवेलेबल ओनली इन बुक्स कितने हैं? 20 ट्रांजेक्शन हमारे पास जो है वो अवेलेबल हैं। अगेन हम ऑल्ट ए प्रेस कर लेंगे। ऑल्ट ए प्रेस करने से हमें जो है स्टेटस वाइज हमें शो होने लग जाता है, दोबारा से ऑल्ट ए प्रेस करने पे हमें रिटर्न फॉर्मेट में शो होने लग जाता है। अब फाइल को अपलोड करने के लिए हमने क्या करना है, ऑल्ट एल करना है। क्या करना है हमने? ऑल्ट एल करना है, जो कि राइट हैंड पे आप देखोगे एल के नीचे सिंगल लाइन है। जब सिंगल लाइन होती है तो हमें वो ऑल्ट के साथ प्रेस करना होता है। और सबसे पहले हम जाके डेस्कटॉप पे जाएंगे जहाँ पर हमने फोल्डर को सेव करा था। तो हम यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएंगे। डेस्कटॉप के बाद हमने GSTR 2A का फोल्डर बनाया हुआ था, तो बस सिंपली आप इस पर एड्रेस बार के ऊपर क्लिक करोगे। मैं बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एड्रेस बार होता है, आपने एड्रेस बार के ऊपर क्लिक करना है और इसको जो है हमने कॉपी कर लेना है। Ctrl+C से कॉपी कर लोगे। ये पूरा फाइल नेम आपको कॉपी नहीं करना है, खाली आपको फोल्डर का पाथ जो है उसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, ऑल्ट एल को प्रेस करोगे। जैसे आप ऑल्ट एस को प्रेस करोगे यहाँ पर आप Ctrl+Alt+V इसको प्रेस करोगे और पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करते ही आपके पास यहाँ पर GSTN नंबर आ जाएगा। देखिए GSTN नंबर आ गया, पीरियड आ गया और कब ये जो है मैंने डाउनलोड की थी फाइल, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपने आप आ गई। मैं इसको एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पॉपअप आ रहा है, फाइल लोडेड सक्सेसफुली, टोटल नंबर ऑफ इनवॉइस लोडेड इज 16, अपडेट रिकंसिलेशन ऑफ इनवॉइस स्टेटस। यहाँ पर ये कह रहा है कि 16 इनवॉइस हैं, जबकि अभी हमने देखा था हमारे पास 20 इनवॉइस है। तो यहीं से हमें पता लग रहा है 4 मिसमैच है, पर पूरे डिसीजन पे अभी हम नहीं जाएंगे, जब हम इसको मिलाएंगे तब जाएंगे। तो 16 इनवॉइस है, वो कह रहा है मैं इसको रिकंसाइल कर दूँ। तो आप येस या नो दोनों कर सकते हो। येस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो रिकंसाइल हो जाएंगे, और अगर नो कर दोगे तो आपको उनके स्टेटस को खुद से अपडेट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे इसको येस कर देंगे। हम कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली इनको रिकंसाइल होने दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमने येस कर दिया तो अब ये ऑटोमेटिकली जो है वो रिकंसाइल हो जाएंगे। रिकंसाइल होकर कहीं भागेंगे नहीं, यहीं पे हमें देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ आ रही है, एक आ रही है ब्लू लाइन और एक आ रही है ब्लैक लाइन। एक आ रही है ब्लू अक्षर में लिखे हुए और एक आ रहे हैं ब्लैक में। ब्लू का मतलब है पोर्टल से और ब्लैक का मतलब है हमारी बुक्स। देखिए B2B इनवॉइस एज पर पोर्टल, और ब्लैक जो होते हैं वो है हमारे, जो कि हमारी बुक्स के हिसाब से IT से। तो पोर्टल के हिसाब से 16 इनवॉइस है, बुक्स के हिसाब से कितने हैं 20 इनवॉइस है। पोर्टल के हिसाब से है 16 इनवॉइस एंड बुक्स के हिसाब से हैं 20 इनवॉइस। बुक्स के हिसाब से IT से आ रही है 1,08,671, पोर्टल के हिसाब से 93,398 रुपये आ रही है। तो हम इस पर अब एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने जो मुद्दे की चीज़ है वो देखने वाली है। हमने देखना है कि सामने पार्टी का नाम लिखा है, GSTN नंबर लिखा है और नंबर इनवॉइस। देखिए यहाँ पे एक इनवॉइस है ब्लू वाले का, ब्लैक वाले का भी एक इनवॉइस है, मतलब ये ठीक है। पर यहाँ पे अगर हम नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ब्लू के 5 हैं एंड ब्लैक के 6 हैं। ऐसे करके आपको सबको एक एक बार चेक कर लेना है कि आपके पोर्टल के इनवॉइसेस कितने हैं जो रिकंसाइल हो गए। हालांकि ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड हो चुके हैं, पर फिर भी आपने एक बार इनको सबको चेक करना है। तो हमें चेक करने पर पता लग रहा है कि यहाँ पर एक इनवॉइस है जो कि पोर्टल हमारी बुक्स के हिसाब से 6 हैं, क्योंकि ब्लैक पे क्या है,
ब्लैक का जो है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ब्लैक का 6, मतलब मेरी बुक्स के हिसाब से 6 है, पर पोर्टल का क्या है 5 है। ब्लैक का बुक्स के हिसाब से है 6 एंड पोर्टल के हिसाब से क्या है 5 है। तो ये देखने वाली चीज़ है, हम इसको देख लेते हैं एक बार। तो हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हमें क्या पता लग रहा है कि एक इनवॉइस जो है वो कब का है हमारे पास 29 से। कब भाई हो सकता है, देखिए मैं सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लेके आता हूँ। हो सकता है जनवरी का इनवॉइस गलती से ड्रॉर में रखा रह गया हो, जिसकी मैंने आईटीसी क्लेम ना की हो, तो उसकी आईटीसी मैं कब क्लेम करूँगा, आपकी रिटर्न में फाइल करूँगा, पर वो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो ये गलत नहीं है, मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ। तो देखिए दिमाग लगाना है आपको और चीज़ों को समझना है, इसलिए मैं प्रॉब्लम सोल्यूशन दोनों लेके आया हूँ। तो इसकी आईटीसी हम क्लेम करेंगे। तो यहाँ पर इनवॉइस पोर्टल के हिसाब से 5 दिखा रहा है, हमारी बुक्स के हिसाब से 6 दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो पोर्टल के हिसाब से 5 है, बुक्स के हिसाब से 6 है, हमें कोई इशू नहीं है, हम इसको बना रहने देंगे एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट नॉट अवेलेबल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इनवॉइस जो है वो नॉट अवेलेबल है, इसका जीएसटी नंबर है, पर अब जीएसटी नंबर मेरे पास है तो मैं ये कैसे पता लगाऊंगी भैया कौन सी पार्टी का है। पार्टी का नाम तो यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा और नंबर ऑफ पार्टी है तो मैं सबको याद नहीं कर सकता। बाकी सब यहाँ पे जो है वो ठीक है। तो अब हम इस वाले इनवॉइस को पता करने के लिए हम क्या जाएंगे, जीएसटी पोर्टल के ऊपर चल पड़ते हैं और यहाँ पे सर्च टैक्स पेयर में आने के बाद हम सर्च बाय जीएसटी नंबर करेंगे एंड यहाँ पे जो जीएसटी नंबर है उसको फिल कर देंगे 33AA B CV 3609 C1ZU, उसको हम सर्च कर लेंगे। जब मेरे को पार्टी का नाम पता लगेगा तो क्या होगा कि मैं उससे इनवॉइस मंगा सकता हूँ और उसको फॉलोअप करके हम क्या करेंगे, इसका इनवॉइस मंगा लेंगे। हमें पता लग गया कौन है ये, VRL लॉजिस्टिक है, तो हम इसका इनवॉइस मंगवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे साथ के साथ अगर आप नीचे आएंगे, देखिए जो इनवॉइस मेरी बुक्स में नहीं है पर पोर्टल पे है, तो उसके इसमें मैं क्या करूँगा, उस वाउचर को ऐड कर लूँगा। भाई जो इनवॉइस पोर्टल पे है पर वो मेरी बुक में नहीं है, पहले हमें देखना है कि वो इनवॉइस मेरा ही है कि नहीं है, मतलब उस सप्लाई को मैंने ही अवेल किया है कि नहीं किया। अगर मैंने अवेल किया तो मैं क्या करूँगा, पार्टी को फ़ोन करूँगा या अपने डॉर को चेक करूँगा, अगर इनवॉइस होगा तो इनवॉइस को फीड कर लूँगा, नहीं तो पार्टी से सॉफ्ट कॉपी मंगवा लूँगा, उसको फीड कर दूँगा। तो यहाँ पर हम इनवॉइस को अब हम फीड कर लेते हैं। फीड करने के लिए हमें क्या करना है, Alt+A प्रेस कर देना है। सिंपली Alt+A प्रेस करोगे तो वो जो है आपका ऐड वाउचर वाले ऑप्शन पे आ जाएगा। साथ के साथ हम यहाँ पर ये देख सकते हैं इसको एंटर करके कि क्या है ये 840 रुपये, और VL लॉजिस्टिक मैंने किसी से माल मंगवाया होगा तो लॉजिस्टिक का बिल है ये 840 रुपये, टोटल टैक्सेबल वैल्यू है और इंटीग्रेटेड टैक्स है, उसके ऊपर IGST जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 42 रुपये लग रहा है। तो आप इसको Alt+A करके इनवॉइस को फीड कर लोगे। अभी मैं इनवॉइस को फीड नहीं कर रहा है, मैं सॉल्यूशंस आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ये भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब अवेलेबल ओनली इन बुक्स बट नॉट इन पोर्टल, जो मेरे पास बुक्स में अवेलेबल हो रहे हैं पर पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में अब हमें इनको क्या करना होगा, इनके सॉल्यूशन क्या निकालने होंगे, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या कर लेंगे, Alt+E करके एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट क्या करूँगा, इसको मैं जहाँ पे मेरी JSON वाली फाइल है, क्योंकि मैं एक ही फोल्डर बनाता हूँ तो मैं वहीं पे उसको एक्सपोर्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे Ctrl+Alt+V मैंने कर दिया उसको। आउटपुट फाइल नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे ITC रिकनसाइल डाल सकता हूँ, ठीक है। इसको आप शीट 1 डाल दो, चाहे कुछ भी डाल दो, और ये मैंने जो है इसको एक्सपोर्ट कर दी फाइल को। देखिए पहले पार्टी वाइज एक्सपोर्ट कर लिया, अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार इनवॉइस वाइज भी एक्सपोर्ट करके देख लेंगे। तो इनवॉइस वाइज एक्सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, राइट हैंड पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, इनवॉइस वाइज का ऑप्शन आ रहा है। तो इनवॉइस वाइज करके हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। इनवॉइस वाइज एक्सपोर्ट करने के लिए हमें F5 प्रेस करना है और यहाँ पर देखिए स्टेटस में सब में आ रहा है न्यू, तो इन स्टेटस को हमने क्या करना है, क्योंकि अब मेरे हिसाब से कंप्लीटेड स्टेटस है, एक ही इनवॉइस हम फीड कर लेंगे। अभी मैं फीड नहीं कर रहा क्योंकि इनवॉइस नहीं है, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। जो पोर्टल पे है पर मेरे पास नहीं है, उसको मैं देखूंगा सप्लाई मैंने अवेल किया, परचेज मैंने किया, तो मैं उसको फीड कर लूँगा, ठीक है। तो मैं इन सबको अभी क्या कर रहा हूँ, इसका स्टेटस चेंज कर रहा हूँ। हमने सबको सेलेक्ट कर लिया, स्पेस बार से हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड Alt+S प्रेस करेंगे और एक्सेप्टेड कर देंगे सबको। तो ये सारे इनवॉइस जो है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ भैया मेरे ही हैं। इसके बाद हम इसको Alt+E प्रेस करेंगे और उसी पाथ के हम इसको Ctrl+Alt+V करके उसी पाथ में हम इसको जो है फाइल को ले जाएंगे। तो फाइल जो एक्सपोर्ट होगी वो कुछ इस तरीके से हमारे पास होगी।
सबका स्टेटस अपडेटेड हो रहा है। ये फाइल मैं अपने फोल्डर में संभाल के रख लूँगा। तो ये देखिए सारे जो भी थे इनवॉइस मेरी जो रिकनसाइल हो गई वो तो ये रही। अब जो अनरिकनसाइल हुआ उनका मेरे को क्या करना है, तो इसके ऊपर हम जो है फोकस करने वाले हैं। तो इसके लिए हम आते हैं अगेन अपनी स्लाइड के ऊपर और यहाँ पर हमने देखिए 2 रीज़न देख लिए। ITC अवेलेबल इन आर बुक्स बट नॉट इन GSTR 2A। सेकंड था ITC अवेलेबल इन पोर्टल बट नॉट इन आर बुक्स। तो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर रहे हैं। पहली चीज़ देखिए हमने कवर कर लिया ITC अवेलेबल इन पोर्टल बट नॉट इन आर बुक्स। तो पहला ही वाला इनवॉइस था जो कि पोर्टल पे तो अवेलेबल है पर मेरी बुक्स में नहीं है। तो इसको मैं इनवॉइस को मंगा के अगेन सॉरी मेरा आज गला बहुत ज़्यादा ख़राब है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी आपको। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इनवॉइस को जो है वो आप मंगा लोगे पार्टी से और अपने यहाँ पे बुक्स में फीड कर लोगे। तो ये तो ऑप्शन यहाँ पे यहीं पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन यहीं फिनिश हो जाएगा। पर जिनकी मैं ITC क्लेम कर रहा हूँ वो तो पोर्टल पे नहीं है, उस केस में हमें क्या करना है, तो उसका सोल्यूशन हम 1 बाय 1 अब समझ लेते हैं और उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए मैंने सिंपली चार्ट बना दिया। व्हाट शुड वी डू इफ़ ITC अवेलेबल इन आर बुक्स बट नॉट इन GSTR 2A। अगर ITC मेरी बुक्स में तो अवेलेबल है पर 2A पे नहीं है तो उस केस में मैं क्या करूँगा। तो देखिए जितनी मैंने प्रॉब्लम लिखी थी 6 की 6 प्रॉब्लम वो मैंने अगेन यहाँ लिख दी। हाउ वी नो दैट सप्लायर इज नॉट फाइल GSTR 1। पहली मैंने आपको यहाँ पे प्रॉब्लम बताई थी कि इट मे बी दैट सप्लायर डिडंट फाइल ही GSTR 1, उसने GSTR 1 को फाइल नहीं किया। तो मैंने वही प्रॉब्लम यहाँ पे लिखी, हाउ वी नो दैट कि भैया उसने रिटर्न को फाइल ही नहीं किया, ये मैं कैसे पता लगाऊंगा। तो उसको पता लगाने का क्या तरीका है, चेक द रिटर्न स्टेटस ऑफ सप्लायर ऑन GSTN वेबसाइट। GST वेबसाइट के ऊपर जाओगे और पता लगाओगे कि उसने रिटर्न फाइल किया कि नहीं किया। वो सारे सॉल्यूशन में भी आपको बताने वाला हूँ उन्हीं इनवॉइसेस के ऊपर। जो ये हमारे इनवॉइसेस है ना, इनको हम पता करेंगे पहले। सीधा इनको ये नहीं कि इनका ITC को हम क्लेम कर लेंगे, पहले 1 बाय 1 इनके रीज़न पता करेंगे। तो ये सारे रीज़न मैं अभी पता करने वाला हूँ। हाउ वी नो अबाउट सप्लायर रिटर्न फ्रिक्वेंसी, मुझे कैसे पता कि सप्लायर जो भैया वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है मंथली। तो चेक द रिटर्न फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लायर ऑन GSTN पोर्टल, ये हम चेक कर सकते हैं पोर्टल पे जाके, ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इफ़ सप्लायर एंटर रॉन्ग GST नंबर, अगर सप्लायर ने रॉन्ग GST नंबर पता फाइल कर दिया तो ये मैं कैसे पता करूंगा। आस्क द सप्लायर, पहले मैं क्या करूंगा, पोर्टल पे जाऊंगा, ये देखूंगा कि उसने पर्टिकुलर उस मंथ की रिटर्न फाइल की है कि नहीं। मैंने देख लिया यार उसने रिटर्न तो फाइल किया पर मेरे 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूंगा, आस्क द सप्लायर फॉर अमेंडमेंट हीज GSTR 1। मैं ITC तो क्लेम करूंगा उसको और साथ के साथ सप्लायर को कहूँगा कि GSTR 1 को जो है वो अमेंड करे एंड एंटर द करेक्ट GST नंबर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, सिंगल वीडियो में आप सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। इसका ये सॉल्यूशन है आपके पास। इफ सप्लायर एंटर रॉन्ग GST नंबर, तो आप क्या करोगे, पहले उसका देखोगे स्टेटस जाके कि रिटर्न फाइल करी है कि नहीं करी। अगर उसने रिटर्न फाइल करी है तो आप उसको फ़ोन करोगे, उससे कहोगे अपने GSTR 1 को अमेंड कर। ये अगर आपने स्टेप तुरंत नहीं लिया, आपने ITC क्लेम कर लिया और तुरंत स्टेप नहीं लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ समय बाद वो अमेंड भी नहीं कर पाएगा और वो अमेंड करना भी नहीं चाहेगा, तो रिश्ते भी खराब होंगे आपके पार्टी के साथ। सो ये तुरंत आपको हर महीने के महीने इसको इन सारी चेकलिस्ट को चेक करते हुए उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेने हैं। नेक्स्ट, इफ सप्लायर एंटर योर इनवॉइस अंडर B2C ट्रांजेक्शन, सप्लायर ने आपको B2C ट्रांजेक्शन में ट्रीट कर लिया, आपको कैसे पता, आपने उसको GST नंबर भी दे दिया पर उसने फिर भी आपको B2B में डील नहीं किया। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, अगेन मैं चेक करूंगा पहले पोर्टल पे जाके कि उसने GSTR 1 फाइल की है कि नहीं की। अगर फाइल की है तो मैं उसको फ़ोन करूंगा, आस्क द सप्लायर फॉर अमेंडमेंट हिज GSTR 1 एंड एंटर आर इनवॉइस अंडर B2B ट्रांजेक्शन। वो अमेंड करे B2C वाले को और मेरे ट्रांजेक्शनों को B2B में द्वारा से एंटर करे। ये काम मेरे को तुरंत करना है। अगर मैं कुछ समय बात करूंगा और पार्टी का पेमेंट दे दूंगा तो पार्टी नहीं सुनने वाली है आपकी। पार्टी कब सुनेगी, अगर आपने उसका पेमेंट होल्ड किया हुआ है या आपके अच्छे लिंक हैं उससे। तो आपको ये चीज़ें तुरंत चेक करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ सप्लायर एंटर रॉन्ग डिटेल ऑफ इनवॉइस, इफ सप्लायर एंटर रॉन्ग डिटेल ऑफ इनवॉइस अमाउंट मिसमैच, अगर उसने रिटर्न तो फाइल करी है पर उसकी अमाउंट मिसमैच हो रही है तो अगेन आप क्या करोगे, आस्क द सप्लायर। देखिए शुरू के 2 पॉइंट में आपको सबसे पहले क्या करना है, रिटर्न चेक करनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। फिर उसके बाद तो आपको डायरेक्टली फ़ोन ही करना है बंदे को। क्या फ़ोन करोगे कि भैया GSTR 1 में सही रिटर्न फाइल कर, उसमें मैंने देखा वो इनवॉइस जो है उसमें गलत अमाउंट आ रही है। तो आप उसको अगेन फ़ोन करके उससे कहोगे GSTR 1 को अमेंड कर। एंड द लास्ट वन, इफ़ वी आर क्लेमिंग रॉन्ग और डुप्लीकेट इनवॉइसेस, अगर मैं रॉन्ग इनवॉइस की अगर ITC क्लेम कर रहा हूँ, मैं तो ITC क्लेम कर रहा हूँ पर वो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो उस केस में आप क्या करोगे, जब आप इतना कुछ कर लोगे आपके पास ये शीट यहाँ पे तैयार हो जाएगी ना अभी। तो इस शीट को अभी हम चेक करेंगे 1 बाय 1। इन शीटों को हम जो हमने ये जो करे हैं इसको हम 1 बाय 1 चेक करने वाले हैं। मैं आपको अभी थ्योरी बता रहा हूँ फिर प्रैक्टिकल करूँगा। तो चेक योर परचेज रजिस्टर, पहले परचेज रजिस्टर को जाके चेक करो ना अपने, और इनवॉइस दैट यू आर क्लेमिंग ITC, तो फ्रेश इनवॉइसेस और राइट इनवॉइसेस। आप ऐसा तो नहीं डुप्लीकेट इनवॉइस की ITC क्लेम करो। इसके लिए आप क्या करोगे, परचेज रजिस्टर चेक करोगे, पहले आप 2A को डाउनलोड कर लोगे, उसको रिकनसाइल कर लोगे। उसके बाद आप देखोगे कौन कौन से ऐसे बिल हैं जो कि पोर्टल पे नहीं है, तो उन पर्टिकुलर पोर्टल के सबको चेक करोगे पहले इनवॉइसेस को निकाल के कि इसी महीने के हैं, सही पार्टी के हैं, डुप्लीकेट तो नहीं है। फिर उसके बाद आप फर्दर स्टेप लोगे, ठीक है।
तो अब हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये हम आ गए अपने एक्सेल के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटस में एक्सेप्टेड होगा, इन स्टेटस में जो हमने अपने स्टेटस लिखने हैं, क्या लिखने हैं, पहला ये जीएसटी नंबर, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये मैं लिख सकता हूँ कब का बिल था, ये लास्ट मंथ इनवॉइस, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, लास्ट मंथ इनवॉइस था। सो लास्ट मंथ इनवॉइस क्लेम्ड इन करंट मंथ, ये आप कर सकते हो। लाइन लंबी हो गई तो राइट क्लिक करो, उसको फॉर्मेट सेल के ऊपर आओ, अलाइनमेंट आओ, लेफ्ट इंडेंट एंड जस्टिफाई इसको कर लो, रैप द टेक्स्ट कर दो, इसको ओके कर लो, तो वो एक ही उसके अंदर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये इसको कर दिया। तो इस तरीके से मेरे को शीट को प्रिपेयर कर लेना, सिंपल सा फंडा। जैसे जैसे रिटर्न फाइल होती जाएंगी आपके सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। नेक्स्ट दिग्गज मास्टर, इसका हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे और कंट्रोल ए करके हम इसको जो है इसका जीएसटी नंबर को हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, ठीक है। अब हम चलेंगे जीएसटी पोर्टल के ऊपर, और कभी भी ये लॉगिन करके हमने चेक नहीं करना। अभी लॉगिन है इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, ओपन इन गेस्ट विंडो कर लूँगा, ब्राउज एज गेस्ट। यहाँ पे मैं gst.gov.in ओपन कर लूँगा। देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, हो सकता है वीडियो लंबा हो रहा हो पर टोटली प्रैक्टिकल है, जो कि आपका एक बार में सिंगल शॉट ही आपके सारे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। सर्च टैक्स पेयर पे आओ, सर्च बाय जीएसटीएन नंबर, एंड हम उसको जीएसटी नंबर को यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे और यहाँ पे डालेंगे। तो जो ये हमारी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, अब ये सॉल्यूशन वन बाय वन हम चेक करने वाले हैं। ये मेरे पास खुल गया इसका बंदे का जीएसटी नंबर, देखिए द गॉज मास्टर है यहाँ पर, ठीक है, गेज मास्टर। शो फाइलिंग टेबल, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, कौन सा ऑप्शन, शो फाइलिंग टेबल, मैं इसको अब चेक करूँगा। ये बहुत बड़ा हमारा हेल्पफुल होने वाला है। शो फाइलिंग टेबल में चेक करूँगा, देखूंगा बंदा भाई रिटर्न फाइल करिए कि नहीं करिए। तो यहाँ पर हम आए, हम फरवरी के मंथ को रिकनसाइल कर रहे हैं। देखिए जीएसटीआर 3B दिसंबर का फाइल है, जनवरी का फाइल है, फरवरी का फाइल नहीं करा क्योंकि अभी लॉकडाउन और कोविड के चलते हुए उसको आगे कर दिया, तो बंदे ने फाइल नहीं की होगी। पर अब मैं कैसे पता लगाऊं कि ये कौन सा रिटर्न फाइल करना है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है। देखिए जीएसटीआर 1 इसने कब फाइल की, दिसंबर में, देन इसने जीएसटीआर 1 कब फाइल की, सितंबर में, उससे पहले उसने जीएसटीआर 1 फाइल कब की, जून में। तो हर किसी के अंदर क्या है, 3-3 महीने का गैप है। इट मीन्स के क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने वाला है। मैं अपनी आईटीसी क्लेम कर लेता हूँ क्योंकि ये तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने वाला है। मैं क्वार्टरली वाले की आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो मैं लिख देंगे क्वार्टरली रिटर्न फाइल, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसका जीएसटी नंबर कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे ये सेलेक्ट करा, कंट्रोल सी कर लिया हमने इसको, और आ गए हम पोर्टल के ऊपर। तो इस तरीके से हमने ये भी देख लिया कि उसने रिटर्न फाइल करी है कि नहीं करी है और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। कंट्रोल वी करा, 616618, सर्च गोपाल दास राठौर, यहाँ देख सकते हैं हम श्री गोपाल जी आयरन ट्रेडर्स, और यहाँ पर भी उसका नाम श्री गोपाल जी आयरन ट्रेडर्स आ रहा है। तो आप यहाँ पे पहली बात तो ये वेरीफाई हो गई कि जीएसटी नंबर आपकी सही पार्टी का है। अगेन आप शो फाइलिंग टेबल के ऊपर आओगे, यहाँ देखोगे कि बंदा कौन सी रिटर्न फाइल करने वाला है। तो यहाँ पर भी हमें क्या पता लग रहा है कि जीएसटीआर 1 दिसंबर, जीएसटीआर 1 सितंबर एंड जून का तो अभी आ ही रहा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से हमें 2 से पता लग रहा है कि बंदा क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने वाला है। अगेन हम आएंगे यहाँ पर, क्वार्टरली रिटर्न फाइल लिख देंगे। ये वाला मैं चेक कर लेता हूँ एक बार और, कंट्रोल सी करा, अगेन ऊपर आएंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, कैप्चा डाल दो यहाँ पे एंड सर्च कर लो। तो इन जीएसटीआर 2A को रिकनसाइल करने में कोई बहुत बड़ा वो दिक्कत का विषय नहीं, टैली रिकनसाइल करके दे रहा है। बहुत से लोगों का कमेंट आया था 2A रिकनसाइल करना सिखा, तो बहुत सिंपल है। दिल्ली क्रोमवेल पार्टी का नाम, यहाँ पर मेरे पास भी दिल्ली क्रोमवेल है, इसका मतलब पार्टी ठीक है। इसका फाइलिंग स्टेटस चेक कर लेते हैं, बंदे ने रिटर्न फाइल करा है कि नहीं करा, तो देख लेते हैं भैया। तो देख लो यहाँ पे, देखो जीएसटीआर 1 दिसंबर, जीएसटीआर 1 सितंबर, 3-3 महीने का गैप है, मतलब
क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने वाला है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वार्टरली रिटर्न फाइल, और लास्ट वाला भी जो है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने वाला है, मुझे पता है ये। तो ठीक है, इस तरीके से मैंने इन सबको लिख लिया। अब क्या होगा, जैसे जैसे अपनी रिटर्न को फाइल करते जाएंगे वैसे ऐसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं अपनी जो है इनको मैच करता जाऊँगा। ठीक है, अब मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि आप क्वार्टरली वाले की ITC को क्लेम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मैंने ये तो आपको बता दिया कि साहब ऐसे ऐसे आपने चेक कर लिया। अब मैं इसको ITC को क्लेम करूँ कि नहीं करूँ, तो मेरा आंसर है इसको क्लेम कर लो। क्यों क्लेम करोगे, ये मैं अभी आपको सब गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रिकनसाइल कर लिया 2A को रिकनसाइल करने के बाद हमने उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लिया। एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के बाद मैंने इनको सबको चेक कर लिया। इसके बाद मैं फाइल को सेव कर दूंगा। हर महीने का अलग अलग फोल्डर बनाओ, फाइल को सेव कर लो। जब किसी महीने में प्रॉब्लम हो उस महीने को उठा के देख लो और पता कर लो कि मैंने इसके ऊपर ITC क्यों क्लेम की थी तो सही की थी कि गलत की थी, कि रिटर्न फाइल नहीं हुई थी, जो भी रीज़न था, वॉट एवर द रीज़न वॉज, आप उसको चेक कर सकते हो। अब आते हैं अगेन अपनी स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पर आता है व्हाट शुड वी डू इफ ITC अवेलेबल इन पोर्टल बट नॉट इन आवर बुक्स। पोर्टल पे अवेलेबल है पर मेरी बुक्स पे अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, इफ इनवॉइसेज आर मिस्ड बाय अस एंड नॉट एंटर इन आवर बुक्स, अरेंज द इनवॉइस। अरेंज इनवॉइस करो। क्यों, कैसे करोगे, फोन करोगे पार्टी को, एंटर द सेम इन योर बुक्स। जो वाला केस यहाँ पर हुआ था भाई, ये वाला मेरे को पता लग गया कि ये फलाने लॉजिस्टिक वाले का, मैं उसको फोन करूंगा, उससे इनवॉइस मंगवा लूंगा और पोस्ट कर लूंगा, काम खत्म, ये चैप्टर तो वहीं क्लोज हो गया। ठीक है, सेकेंड इसमें क्या हो सकता है ऑप्शन, ITC नॉट रिलेटेड टू अस। हो सकता है कि जो बुक्स के जो पोर्टल के ऊपर ITC दिख रही है वो ITC मेरी ही ना हो, वो किसी और बंदे की ITC हो, पर गलती से मेरा GSTN नंबर पे आ गया। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है और डोंट क्लेम। ऐसी ITC कभी भी क्लेम मत करो। क्यों, बिकॉज GSTR 1 माइट बी अमेंड बाय द पार्टी। हो सकता है वो अपने GSTR 1 को अमेंड करेगी, वो आपके पोर्टल से फिर से गायब हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कभी भी ऐसी ITC जो आपके पोर्टल के ऊपर दिख रही है पर वो ITC आपकी नहीं है, उसको कभी भी क्लेम ना करें। सो ये हो गया। तो देखिए दोनों चीज़ों का आपको सोल्यूशन मिल गया। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, ये है रेड जोन। व्हाट इज द न्यू रूल 36 सब रूल 4 ऑन प्रोविजनल ITC इन फॉर्म GSTR 3B। ITC हम किस पे क्लेम करते हैं, पहले आपको बता दी, 3B पे क्लेम करते हैं। 2A को चेक करते हैं, 3B पे ITC क्लेम करते समय हम 2A को चेक कर लेते हैं। तो ये रेड जोन है। क्या है नया रूल, इसको समझते हैं। केजरीवाल की खांसी हो गई है। A taxpayer filing GSTR 3B can claim provisional input ITC credit only to the extent to 10% of the eligible credit availed in GSTR 2A। ये रूल क्या कहता है, रूल 36 सब रूल 4 कहता है कि आपके 2A पे जितनी ITC अवेलेबल हो रही होगी उसका आप 10% और ज़्यादा उसमें मिला के आप क्लेम कर सकते हो। जैसे कि आपके पोर्टल के ऊपर GSTR 2A पे अगर आप फ्लैक्ट हो रही है 100 रुपये ITC, तो आप कितनी ITC अवेल कर सकते हो, 110 रुपये अवेल कर सकते हो। उसका 10% होता है 110। ठीक है, आपके पास आ रही है 120 पर पोर्टल पे दिख रही है 110, तो आप कितनी क्लेम कर सकते हो, एक्सटेंड अप टू 10% तक, 110 तक। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है, अगर मैं 120 क्लेम कर लूँगा तो क्या मुझे रोकेगा, नहीं। आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। देखिए सारे क्वेश्चन को आपको आंसर मिलने वाले हैं। अगर आपकी ITC है 120 रुपये या 150 रुपये, पोर्टल के ऊपर दिख रही है 100 रुपये, रूल कहता है आप 110 क्लेम करोगे, पर मैं 150 ही क्लेम कर रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी बदला हूँ, तो मैं 150 ही क्लेम कर रहा हूँ, तो क्या कोई रोकेगा, नहीं। आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी, सब कुछ काम हो जाएंगे। कैसे रोकेगा वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप रिटर्न फाइल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ITC आपके क्रेडिट लेजर में भी आ जाएगी, पर उससे होगा क्या ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये है ITC रूल 36 सब रूल 4। दूसरी बात, रूल 36 सब रूल 4 ऑफ द CGST रूल 2017 नोटिफाइड विद इफेक्टिव फ्रॉम 9 अक्टूबर 2019। 9 अक्टूबर 2019 को ये रूल जो है वो एप्लीकेबल हुआ था। इसका मतलब अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर से रूल एप्लीकेबल हो गया था, अक्टूबर की रिटर्न से। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट टू 120% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट बेस्ड ऑन इनवॉइस डेबिट नोट अपलोडेड बाय द सप्लायर इन GSTR 1। जब ये रूल एप्लीकेबल हुआ था तो उस टाइम पर अक्टूबर और नवंबर की रिटर्न के लिए आप ITC जितनी 2A में रिफ्लेक्ट हुई उसका 20% क्लेम कर सकते थे। इसको 2020 का आता था 120%, मतलब जितनी आपकी 2A पे रिफ्लेक्ट हो रही थी ITC उसका आप 20% क्लेम कर सकते हो। कब, अक्टूबर और नवंबर की रिटर्न के लिए। क्यों, क्योंकि 9 अक्टूबर को ये जो है रूल इंट्रोड्यूस हुआ था, तो अक्टूबर और नवंबर, क्योंकि दिसंबर में चेंज हो गया था दोबारा से, अक्टूबर और नवंबर में जितनी आपकी ITC पोर्टल पे थी उसका आप 20% एक्स्ट्रा अवेल कर सकते थे। From 1st January to 2020, the eligibility has got reduced to 110% of such eligible credit।
अब क्या कर दिया, 1 जनवरी 2020 से क्या कर दिया भैया गवर्नमेंट ने, इसको 20% की जगह 10% कर दिया। अगर 100 रुपये दिख रही है तो 110 रुपये क्लेम करोगे। पहले क्या थी, 100 रुपये दिख रही है तो 120 तक क्लेम कर सकते हो। ये खाली अक्टूबर और नवंबर के लिए था। दिसंबर से ऑनवर्ड के लिए क्या हो गया था, ये 10% हो गया था। ठीक है, अब देखिए मुद्दे की बात। इफ टैक्स पेयर, कर देता हूँ उसको रेड, if taxpayer claim excess ITC, then the appropriate action can be taken by officer for recovery of excess ITC available with interest and imposition of penalty shall be initiated as per the law। अगर आपने अपनी रिटर्न में 3B में ITC ज़्यादा क्लेम कर दी, रिटर्न फाइल हो जाएगी, क्रेडिट लेजर के अंदर भी आपके पास आ जाएगी। पर होगा क्या ऐसे, अगर कल को ऑफिसर चेक करता है, क्योंकि ऑफिसर के पास सारा डाटा है, वो जब चेक करेगा, जब वो मिसमैचेस देखेगा तो आपको नोटिस भेज सकता है। और अगर वो ये पाता है कि आपने एक्सेस ITC रिकवर कर लिया तो आप पे पेनल्टी भी लगाएगा एंड इंटरेस्ट भी लगाएगा। ये रूल कहता है। अगर वो चेक करने पे पाया गया कि आपने ITC ज़्यादा क्लेम कर दी है। अब अगर चेक करने पे नहीं पाया गया तो कोई इशू नहीं है। देखिए, जब भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना। अब वो क्वार्टरली मंथली वाले केस में आप, इसका मतलब क्या है, आंसर मिल गया। क्वार्टरली मंथली वाले केस में आप ITC को जो है रिकवर कर सकते हो। क्यों, जैसे कि आपने अगर सपोज करो नवंबर के महीने में क्या हुआ, आपने ITC को क्लेम कर ली, पोर्टल पे दिख रही थी 100 रुपये, आप 110 तक क्लेम कर सकते थे, आपने 150 क्लेम कर ली। कैसे क्लेम करी आपने, इसी तरीके से जैसे अभी हमने पीछे चार्ट बनाया ना, ये जो हमने चार्ट बनाया एक्सेल वाला, आपने इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से मैचिंग करके कि भैया क्वार्टरली रिटर्न फाइल वाले आपने क्लेम कर ली। तो जो ऑफिसर आपको ये नहीं कि आज आपने रिटर्न फाइल की कल आपको नोटिस भेज देगा, वो 2-3 महीने का वेट करेगा और वो देखेगा क्वार्टर एंड होने के बाद भी अगर वो पोर्टल पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो आपको नोटिस भेजेगा। तो आपके पास एक प्रॉपर जवाब होगा कि देखो भैया क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने वाला है, क्वार्टर एंड में दिखेगी तो मैं तो अपना नुकसान नहीं कराऊंगा। तो आप जो भी आपकी मंथली अगर आप रिटर्न फाइल करने वाले हो और सप्लायर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने वाला है तो उस ITC को मत छोड़ो, उसको क्लेम कर लो। उसका अभी और ज़्यादा जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से मैं आपको आगे एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो यही मेरा जवाब है कि क्वार्टरली रिटर्न जो है, क्वार्टरली वाली जो ITC है वो आप क्लेम करो मंथली बेस पे, अगर आप मंथली वाले हो तो। पर आपके पास इस तरीके की शीट होनी चाहिए। हर महीने की शीट बनाओ, 2 मिनट का काम है। टैली ने रिकनसाइल कर दिया, आपके लिए 2 मिनट का काम है। कोई रिकनसाइल करना कोई बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है। नेक्स्ट, ग्रीन जोन में आ गए। बिग रिलीफ इन न्यू रूल 36 सब रूल 4 ऑफ CGST एक्ट। एक बहुत बड़ा रिलीफ आया गवर्नमेंट ने, जब ये प्रॉब्लम्स को फेस करा तो उन्हें रिलीफ दिया और यहाँ से कोरोना वायरस भी आ गया। तो रिलीफ क्या है, नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 3 अप्रैल 3 अप्रैल 2020 का ये नोटिफिकेशन है 30/2020 प्रोवाइड बिग रिलीफ टू टैक्स पेयर। क्या रिलीफ दे रहा है भैया, टैक्स पेयर कैन क्लेम ITC ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस इन GSTR 3B फॉर्म फॉर द मंथ ऑफ February 20 to August 20। फरवरी 20 से लेके अगस्त 20 तक आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे अपनी ITC को क्लेम कर सकते हो। अभी मैं आपको उसका नोटिफिकेशन भी दिखाने वाला हूँ। इन दी मंथ ऑफ September 2020 द GSTR 3B, September 2020 क्या हुआ, क्वार्टर एंड हो रहा होगा ना, उसके बाद तो क्वार्टरली वाले की रिटर्न भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ना उसके अंदर। अभी जो हमने रिटर्न मिलाई वो फरवरी की थी। देखिए ये रिटर्न जो हमने मिलाया है ये कब का है डाटा, ये फरवरी का है। देखिए ये फरवरी का डाटा है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। भाई सितंबर एंड में तो रिफ्लेक्ट होंगे, जो सितंबर का, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर एंड में तो गवर्नमेंट चेक कर रही है। तो गवर्नमेंट कह रही है इन द मंथ ऑफ September 2020 द GSTR रिटर्न शैल बी फर्निश्ड विद क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट ऑफ ITC फॉर द सेलमेंट। क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट, देखेगी कि भैया अगर आपने फरवरी किसी महीने के अंदर, जैसे जुलाई में आपने ज़्यादा क्लेम करी, अगस्त में ज़्यादा क्लेम करी, सितंबर में जो है तीनों महीने की मिला के बराबर हो जानी चाहिए। तो कभी भी क्वार्टरली वाली ITC को आप मत छोड़ो। शुड वी क्लेम ITC ऑफ मिसिंग इनवॉइस इन GSTR 2A, ये तो सर आपने बता दिया कि आप क्लेम कर लो, पर किस बेस पे क्लेम करो। देखो क्लेम कर लो क्वार्टरली वाली, पहले तो ऐसा चार्ट बनाओ एक्सेल वाला जो मैंने आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को लिख लो। दूसरी बात, दूसरी भी चीज़ है, आप डायरेक्टली क्लेम नहीं करोगे। अभी क्या हो रहा है आगे, शुड वी क्लेम ITC ऑफ मिसिंग इनवॉइस इन GSTR 2A, येस यू कैन क्लेम ITC इवन इनवॉइसेज आर नॉट रिफ्लेक्टिंग GSTR 2A। अगर आपके 2A में अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे फिर भी आप क्या करोगे, ITC को क्लेम कर लोगे। क्यों कर लोगे ये मैं आपको रीज़न अब बताने वाला हूँ। कंडीशन फॉर क्लेमिंग ITC अंडर GST में ITC क्लेम करने की क्या क्या कंडीशन होती है। तो पहली कंडीशन, यू शुड हैव द ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस ड्यूली साइन एंड स्टाम्प्ड। आपके पास इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए जो कि साइन हो प्रॉपर और स्टाम्प्ड हो। अगर इनवॉइस की कॉपी नहीं, कभी क्लेम मत करना। कल को स्क्रूटनी में केस आया, गवर्नमेंट ने बुलाया तो आपके पास एविडेंस ही नहीं है, क्या करोगे, बाबा का ठुल्लू, कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव ऑफ गुड्स और सर्विस, आपने उस गुड्स को प्राप्त किया हुआ, उसको सर्विस को आपने प्राप्त किया हो। नेक्स्ट पॉइंट, यू शुड हैव डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग पेमेंट अगेंस्ट ITC क्लेम्ड
इनवॉइसेस, आपके पास एविडेंस भी होना चाहिए कि आपने उस बंदे को पेमेंट किया है। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, जिसमें से कि ये ऊपर की 2 चीज़ें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पेमेंट अभी आपने ना करो, पेमेंट कई बार 2-2 6-6 महीने में होता है, पर ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ मैंने आपको कंप्लीट जो है सॉल्यूशन आपको बताया, कौन कौन सी आईटीसी क्लेम करनी है, कौन कौन सी आईटीसी आपने नहीं क्लेम करनी है। 2A रिकनसाइल करना भी आपको बता दिया। बड़ी जल्दी से हम फटाफट से इन सब चीज़ों को हम एक बार फटाफट से समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या कैसे करना है। तो चलिए 2 मिनट का काम है जिससे कि मैं वीडियो पूरी रिकॉल कर देता हूँ। ये आज के हमारे टॉपिक थे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेन समझने वाली चीज़ें यहाँ पे 2 तरह की कैटेगरी है। एक आईटीसी अवेलेबल ऑन बुक्स, मेरी बुक्स में है पर 2A में नहीं है। उस केस में आप क्या करोगे, ये रीज़न होंगे, इन रीज़न के सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले आपने देखना है कि जीएसटी रिटर्न बंदे ने फाइल की है कि नहीं की है। फाइल की है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी चेक करने के बाद आपने आईटीसी को क्लेम कर देना है, छोड़ना नहीं है किसी भी एंगल से। साथ में आपके पास जो है क्या होना चाहिए, आपके पास इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए और आपने गुड्स और सर्विस को रिसीव किया होना चाहिए। 2A को रिकनसाइल करने के लिए आपने क्या करना होता है, उसको आप जो है JS1 फाइल को आप पोर्टल से जाके डाउनलोड कर लो। पोर्टल से जाके डाउनलोड करने के बाद आपने 2A को ओपन करना है। 2A को ओपन करने के बाद आपने ऑल टाइप प्रेस करना है और यहाँ पे खाली फाइल का नेम डालना है। फाइल का जैसे ही आप पाथ डालोगे, एंटर करती है, आपके पास ये सारा डाटा आ जाएगा। डाटा को आने के बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से उसको येस ऑप्शन करते हुए आपने चेक कर लेना है। और इसको इनवॉइस वाइज अगर करना चाहते हो तो F5 प्रेस करके इनवॉइस वाइज कर लो, पार्टी वाइज करना चाहते हो तो पार्टी वाइज कर लो, Alt E करके इसको एक्सपोर्ट कर लो। एंड एक्सपोर्ट करने के बाद इस तरीके से अपने रिमार्क को आप यहाँ पर फिल कर लो और इसको आप सेव कर लो उसी फोल्डर के अंदर जिस महीने की आप रिटर्न को फाइल कर लो। पूरा डाटा आपके पास अपने आप ही ऑलरेडी मैच हो गया। मिसमैच होगा तो भी आपके पास आ जाएगा, मैच होगा तो भी आपके पास आ जाएगा, मिसमैच होने पे भी अपने आप बता देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी तैयार हो गई। इसके बाद आप जब इसको एग्जिट करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हो, तो आप इसको सेव कर लो। इसको सेव करने से क्या होगा, अब देखो जब मैं ज्वाल से जीएसटी 2 को ओपन करूंगा तो मैं Alt A जब प्रेस करूंगा, ये राइट हैंड पे Alt A प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखिए लिखा हुआ आ गया अवेलेबल ओनली इन बुक्स। कल को अगर आपसे ये एक्सेल की फाइल भी अगर मिस हो जाती है, अगर आपने डाटा सेव कर लिया तो अवेलेबल ओनली इन बुक्स 5 है और एक्सेप्टेड 15 है। आप एंटर प्रेस कर लोगे तो एक्सेप्टेड वाले सारी लिस्ट आ गई जो कि यहाँ पे लिस्ट थी। ठीक है, और अवेलेबल ओनली इन बुक्स वाले के अंदर वो वाले इनवॉइस आ गए जो कि बुक्स में अवेलेबल थे पर पोर्टल पे नहीं था। तो इसलिए हमेशा इसको एग्जिट करने से पहले आप इसको सेव कर लो। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।